मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट्स एंड मैग्नेटिज्म, यानी कि टोटल ये मैग्नेट से रिलेटेड चैप्टर है। ठीक है, मैग्नेटिज्म। इसके अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड, जैसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा है, अगर किसी कोई चार्ज है, चार्ज के अराउंड जो स्पेस होता है उसके आसपास क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेट के अराउंड, मैग्नेट आपको पता है नॉर्थ पोल होता है और साउथ पोल होता है, इसके अराउंड जो स्पेस होता है तो उसमें क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड होती है। मैग्नेटिक फील्ड को हम MF से भी लिखते हैं और इसका शॉर्ट फॉर्म होती है ये B। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को E से लिखते थे, मैग्नेटिक फील्ड को B से डिनोट करते हैं। तो किसी मैग्नेट के अराउंड का जो स्पेस होता है उसको हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फील्ड। या फिर अगर मान लीजिए किसी वायर में से, कोई वायर है उसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है, कोई एक वायर है उसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है, तो करंट कैरिंग वायर में के अराउंड भी जो स्पेस होता है वहाँ पर भी क्या प्रोड्यूस होता है? मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेट के अराउंड अगर कोई स्पेस है तब भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, या फिर अगर कोई करंट कैरिंग वायर है उसके अंदर से भी क्या प्रोड्यूस होता है? मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इसके अंदर जो सबसे पहली चीज़ आती है वो है बायोट-सैवरेट लॉ, जो सबसे इम्पोर्टेंट भी है और सबसे फर्स्ट ये आता है आपका बायोट-सैवरेट लॉ। क्या होता है इसमें? मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट P, जैसे मान लीजिए आपका कोई करंट कैरिंग वायर है, इस वायर के अराउंड यहाँ पर P पॉइंट पर ये DL लेंथ ले लीजिए आप। ठीक है, इस लेंथ के थ्रू यहाँ पर आपको क्या बतानी है? मैग्नेटिक फील्ड बतानी है कितनी होगी। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड निकलती है ये इस फॉर्मूले से निकलती है, बायोट-सैवरेट लॉ से। तो ये निकालते हैं आप μ0/4π I करंट कितना है इसमें? I, और DL मतलब ये स्मॉल लेंथ अपॉन में R²। R क्या है यहाँ पे? डिस्टेंस, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है इसे R कहते हैं। और इसमें जो यूज़ करते हैं हम साइन यूज़ करते हैं, क्योंकि ये जो एंगल बन रहा है ये कितना है? थीटा, तो साइन थीटा यूज़ करेंगे। तो ये होता है आपका μ0/4π IDL साइन थीटा बाय R²। ये आपका कंप्लीट फॉर्मूला बन जाता है। किसी भी वायर से या किसी भी करंट कैरिंग वायर से आपको मैग्नेटिक फील्ड बतानी है आउटसाइड एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर आपको थीटा दिया हुआ होगा, करंट दिया हुआ होगा, और DL स्मॉल लेंथ है, ये R इसकी डिस्टेंस हो गई, और ये जो है आपका ये कांस्टेंट होता है μ0/4π। क्लियर हुआ? इसके बाद अगर मान लीजिए दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है, तो इनके बीच में कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी? इसका फॉर्मूला होता है μ0/4π 2, इसमें I1 है, इसमें I2 है, और ये बीच की डिस्टेंस दे रखी है मान लीजिए R, तो 2I1 I2 बाय R, ये इसका फॉर्मूला हो जाता है। ये कब है? ये कब लगाएंगे आप? फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। अगर आपका क्वेश्चन आ गया बताइए फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर, तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे μ0/4π 2I1 I2 अपॉन R। R क्या है? इसके बीच की डिस्टेंस हो गई। क्लियर हुआ ये? अब जो आपकी मैग्नेट होती है, मैग्नेटिक जो डायरेक्शन होती है, या तो हम उसे क्रॉस से शो करते हैं या फिर हम डॉट से शो करेंगे। इसका मतलब क्या होता है क्रॉस और डॉट का? अगर क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है इसका मतलब ये क्या है? ये इनवर्ड है। क्या है मतलब इसका? इनवर्ड डायरेक्शन है। और अगर डॉट दिखा रहे हैं तो आउटवर्ड है। क्रॉस का मतलब इनवर्ड, और अगर डॉट बना हुआ है तो इसका मतलब होता है कि मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है। ऐसे देख लीजिए आप, अगर कोई चीज़ बाहर निकलती है तो हमें क्या दिखता है? यही तो दिखेगा डॉट। और अगर कोई चीज़ जा रही है, जैसे ट्रेन का लास्ट जो होता है उसमें क्या दिखाई देता है? क्रॉस। तो कोई चीज़ इनवर्ड बाहर जा रही है, दूर जा रही है हमसे, तो इनवर्ड चीज़ दिखाई देगी। ठीक है, तो अगर मान लीजिए आप कोई कॉइल रखें, एक कॉइल रख दें आप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, चाहे इनवर्ड डायरेक्शन में या आउटवर्ड डायरेक्शन में, तो ये क्या करता है? जैसे मान लीजिए कॉइल रख दिया आपने, तो इसके ऊपर देखो करंट अपवर्ड है, इसके अंदर डाउनवर्ड है, तो इसकी वजह से फोर्स मान लीजिए इनवर्ड लगेगी, और डाउनवर्ड करंट होने की वजह से फोर्स आउटवर्ड लगेगी।
तो ये इस तरीके से मूव करने लगेगा। तो क्या आएगा इसके अंदर, आपका टॉर्क क्या डिपेंड करेगा, टॉर्क डिपेंड करेगा इस तरीके से। याद रहेगा टॉर्क कैसे होगा? टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग coil placed in uniform magnetic field। तो इसका फॉर्मूला होता है एन क्या है आपका, नंबर ऑफ टर्न, आई करंट हो गया, ए हो गया आपका एरिया, बी हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड, साइन थीटा। ठीक है, एन आई ए को यानी कि मैग्नेटिक मूवमेंट को हम एम से डिनोट करते हैं, एम, और ये बी हो गया और ये साइन थीटा हो गया। तो ये हो जाता है आपका टॉर्क का फॉर्मूला, एम बी साइन थीटा मैग्नेटिक फील्ड के लिए। इसके बाद है आपका फोर्स होना चार्ज पार्टिकल इन एन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये टॉर्क लिखा था, अब आप बताएंगे फोर्स। फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या होता है, F इज इक्वल टू क्यू। क्यू क्या है, चार्ज, V आपकी वेलोसिटी और B आपका मैग्नेटिक फील्ड। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, क्योंकि क्रॉस के लिए हम यूज करते हैं साइन और डॉट के लिए यूज करते हैं हम कॉस। अगर डॉट होता है इसके बीच में तो कॉस यूज करते हैं, अगर क्रॉस होता है तो साइन यूज करते हैं। ये याद रखना है बस आपको। इसके बाद है, मान लीजिए आपका एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया। जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड है आपका, इसके अंदर कोई कंडक्टर रख दिया आपने, तो इसके ऊपर कितनी फोर्स लगेगी? तो पहले तो हेडिंग लिख लो, क्या होगा इसके, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, कितना होगा, F इज इक्वल टू आई, आई क्या है, करंट है, ठीक है, लेंथ, इसके जो लेंथ होगी यहां से लेके यहां तक की जो भी लेंथ होगी, इनटू में बी, क्रॉस कर देंगे बी, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्रॉस के लिए अभी बताया था, बिल बी आई एल साइन थीटा। तो इसको याद कर लेना, F इज इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा। ये है आपका फोर्स होना करंट कैरिंग कंडक्टर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के लिए। इसके बाद आता है आपका मैग्नेटिक डाइपोल। मैग्नेटिक डाइपोल मतलब वही मैग्नेट है, एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है, तो इसी को हम कहते हैं मैग्नेटिक डाइपोल। समझ में आई बात मैग्नेटिक डाइपोल की? हेलो 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 हेलो। मैग्नेटिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ टू अनलाइक पोल्स। जाहिर सी बात है, अनलाइक पोल्स होते हैं ना, टू अनलाइक पोल्स ऑफ इक्वल स्ट्रेंथ एंड सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। इनके बीच की कुछ डिस्टेंस होती है, और ये दोनों कैसे होते हैं, अनलाइक। जैसे हमने मैग्नेटिक डाइपोल, उसमें इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ा था, यहाँ पर क्या था, प्लस क्यू और माइनस क्यू, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल होता था, बीच में डिस्टेंस होती थी, ये मैग्नेटिक डाइपोल होता है। इसमें एक मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होता है, एम से डिनोट करते हैं उसको। तो ये होता है आपकी पोल स्ट्रेंथ, ये पोल स्ट्रेंथ दिखाते हैं एम से, और इसकी डिस्टेंस, डिस्टेंस को हम 2L से डिनोट करते हैं। वहां पर क्या था आपका, आइदर चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। यहाँ पर क्या है, इसकी पोल स्ट्रेंथ, किसी भी एक पोल की स्ट्रेंथ और इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। अब हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ कॉइल। मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। सर्कुलर कॉइल है, मान लीजिए आपकी करंट कैर कर रहा है, ठीक है, चाहे क्लॉकवाइज हो या एंटी क्लॉकवाइज है। अभी इसमें कैसा करंट है, एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि ये क्लॉक के अगेंस्ट चल रहा है। तो इसके अंदर क्या मैग्नेटिक फील्ड होती है, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2R, ये होता है। अब ये जो फॉर्मूला निकला है, ये यहाँ से निकला है आपका, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ
सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल, करंट कैरिंग कॉइल, ये यहाँ से निकला है फॉर्मूला। बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई एन आई ए स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। तो ये फॉर्मूला जो है ये यहाँ से निकला है। पॉइंट किसी एक पॉइंट पर बताना था, मान लीजिए ये सर्कुलर कॉइल है, करंट कैरिंग कर रहा है यहाँ पर या यहाँ पर, किसी एक पॉइंट पर बताना है। एम्पियर्स लॉ जो इम्पोर्टेंट है आपका, एम्पियर्स लॉ, इसमें क्या होता है, लाइन इंटेग्रल, ये लाइन इंटेग्रल बी यानी कि मैग्नेटिक फील्ड डॉट यानी कि मल्टीप्लाई बाय लेंथ इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स टोटल करंट, ये होता है आपका एम्पियर्स लॉ का फॉर्मूला। लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, अराउंड एनी क्लोज पाथ इन वैक्यूम इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स टोटल करंट। फिर इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल की वजह से क्या होता है, ठीक है। मैग्नेटिक डाइपोल में यानी कि बार मैग्नेट के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में, बार मैग्नेट, जो भी आपको ऊपर बताई थी बार मैग्नेट होती है ना, ये नॉर्थ पोल साउथ पोल। पहले हम एक्सियल लाइन पर देखेंगे और फिर उसके बाद इक्वेटोरियल पर। ये इसकी एक्सियल होती है और ये पॉइंट जो होता है इक्वेटोरियल पर आ जाता है। तो क्या होता है एक्सियल के लिए, पहले हम एक्सियल के लिए देख लेते हैं। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 एम आर अपॉन में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर की पावर स्क्वायर, ये होल स्क्वायर कर देते हैं। और इक्वेटोरियल में ये करते हैं आप म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे ईएमआई यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसके साथ में हम एसी भी पढ़ेंगे, अल्टरनेटिंग करंट भी। सबसे पहले ईएमआई देख लेते हैं, होता क्या है। द फिनोमिना ऑफ जनरेटिंग करंट या फिर ईएमएफ बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करने से, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करने से जो करंट प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करने से जो करंट प्रोड्यूस होता है, उसी को, इस फिनोमिना को ही हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक फील्ड के चेंज करने से जो करंट प्रोड्यूस होता है, इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इसकी डेफिनेशन भी लिख सकते हैं आप, द फिनोमिना ऑफ जनरेटिंग करंट लिखो या फिर ईएमएफ, क्योंकि जब ईएमएफ प्रोड्यूस होगा तो उससे करंट भी प्रोड्यूस होगा। बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के चेंज करने से जो करंट या फिर ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, तो इस फिनोमिना को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। कर दो। ईएमआई जो होता है आपका वो दो टाइप का होता है। एक तो होता है आपका इंड्यूस ईएमएफ, दूसरा होता है आपका इंड्यूस करंट। तो अगर मान लीजिए ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है तो इंड्यूस ईएमएफ, करंट प्रोड्यूस हो रहा है तो इंड्यूस करंट कहेंगे, ठीक है। इसके अलावा इसमें आपको एक चीज पढ़नी है जिसको हम कहते हैं एडी करंट। अब ये एडी करंट क्या होता है, ये करंट होता है जो इंड्यूस होता है, जो यहाँ पर करंट इंड्यूस हुआ है ना, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कंडक्टर को चेंज करने की वजह से जो करंट प्रोड्यूस होता है। आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, करंट इंड्यूस इन बॉडी ऑफ कंडक्टर, करंट इंड्यूस इन बॉडी ऑफ कंडक्टर when magnetic flux linked with, ये क्वेश्चन भी था उसमें टेस्ट में, लिंक विथ द कंडक्टर चेंजेस, जब करंट
इंड्यूस हो रहा है, जो करंट इंड्यूस हो रहा है किसकी वजह से इंड्यूस हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से, तो उस करंट को हम कहते हैं एडी करंट। इसका फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी, यानी कि फ्लक्स के चेंज होने से, अपॉन में रेजिस्टेंस लगा देते हैं यहाँ पर, तो इसका फॉर्मूला ये बन जाता है I इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। इसके अंदर ही एक लॉ आता है लेंज लॉ, लेंजिस लॉ। लेंज लॉ इट स्टेट दैट डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच दैट इट अपोज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स रेस्पॉन्सिबल फॉर इट्स प्रोडक्शन। लेंज लॉ ये बताता है जिसकी वजह से आपका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो लेंज लॉ ये बताता है कि उसको वो हमेशा कम करना चाहेगा, अपोज करना चाहेगा। यही मैग्नेटिक साइन का मतलब यही है यहाँ पर, लेंज लॉ जो शो करता है। इसके बाद एक लॉ आता है जिसको हम कहते हैं फराडे लॉ, ये इंपॉर्टेंट है आपका। फराडे की भी दो लॉज हैं, एक तो है आपका फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ ये कहता है जब भी हम जितना भी मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करते हैं तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है। जब तक आप मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करते रहेंगे ईएमएफ प्रोड्यूस होता रहेगा, और आपने मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करना बंद कर दिया ईएमएफ प्रोड्यूस होना भी बंद हो जाएगा। बस यही है आपका फर्स्ट लॉ। दोबारा बता देता हूँ, जब तक आप मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करते रहेंगे आपका ईएमएफ प्रोड्यूस होता रहेगा। आप ईएमएफ प्रोड्यूस करना बंद करना चाहते हैं अगर, तो आप मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करना बंद कर दें। बस ये है आपका फर्स्ट लॉ। और सेकंड लॉ ये है, सेकंड लॉ में इसकी डेफिनेशन बताइए। जो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, ईएमएफ जो प्रोड्यूस होता है वो ये है आपका डी फाई बाय डी टी, यानी कि चेंज इन रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंड्यूस ईएमएफ। यानी कि जब तक आप चेंज करते रहेंगे जब तक आपका ईएमएफ इंड्यूस होता रहेगा। अगर आपने यहाँ पर चेंज करना बंद कर दिया तो ईएमएफ इंड्यूस होना भी बंद हो जाएगा। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे सेल्फ इंडक्शन। इसको एल कहते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला बता देता हूँ। सेल्फ इंडक्शन मतलब अपने आप में जो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है सेल्फ इंडक्टर खुद से, तो म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाय एल। और इसके बाद आता है आपका म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन को हम एम से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला आता है एम इज इक्वल टू म्यू नॉट, क्योंकि यहाँ पर दो आते हैं, दो कॉइल होती है। एक ऐसे कॉइल रख दो जिसके अंदर नंबर ऑफ टर्न 1 रहेगा, दूसरी कॉइल चाहे आप ऐसी रख दो या फिर चाहे तो आप ऐसे रख सकते हो इसको, N1 N2 दो कॉइल होगा। म्यूचुअल का मतलब ही होता है रिलेशन बिटवीन टू, म्यूचुअल। तो इसमें आ जाता है म्यू नॉट N1 N2 A बाय L, क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ टर्न 2 थे इसलिए ये यूज़ करेंगे हम। ये म्यूचुअल इंडक्शन के लिए था। अब कॉम्बिनेशन जैसे आपने सीरीज का रेजिस्टेंस के लिए लगाया था, इसी तरीके से सेल्फ इंडक्टर को भी हम सीरीज में और पैरेलल में लगा सकते हैं। इंडक्टर इन सीरीज, तो ये आ जाता है आपका सीरीज के डायरेक्ट फॉर्मूला L1 प्लस L2 प्लस L3 एंड सो ऑन। और इंडक्टर इन पैरेलल के लिए, इंडक्टर्स इन पैरेलल, अगर आप पैरेलल लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे, इसका फॉर्मूला होता है 1/L1 प्लस 1/L2 प्लस 1, ऐसे आप चलते रहेंगे 1/Ln। और अगर मैंने डायरेक्ट है ना तो पैरेलल के लिए वही L1 L2 अपॉन में L1 प्लस L2। ये सिर्फ दो के लिए है बस। अगर दो इंडक्टर है तो दो के लिए यूज कर सकते हैं आप। फिर इसके बाद आता है आपका अल्टरनेटिंग करंट। शुरू कर देते हैं जल्दी से हम। अल्टरनेटिंग करंट, करंट विच चेंजेस कंटिन्यूसली, ऐसा करंट जो हमेशा चेंज होता रहता है और उसकी डायरेक्शन भी चेंज होती रहती है। तो इसके अंदर दो ग्राफ आते हैं। एक तो आता है आपका साइन वाला, ये साइन का है क्योंकि साइन 0 रहता है, और ये दूसरा जो है आपका ये कॉस का ग्राफ है। तो इसके अंदर दो ग्राफ पढ़ते हैं आप, साइन के लिए और कॉस के लिए। यहाँ पर कॉस में देखो कॉस 0 मैक्सिमम वैल्यू रहती है, तो इसमें इसीलिए दो लिखते हैं आप, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, और दूसरा कॉस के लिए क्या यूज करते हैं, आई नॉट कॉस ओमेगा टी। इसके अंदर जो हम निकालते हैं, एक तो ये निकालते हैं आपका मीन करंट और एवरेज करंट कहते हैं इसे। मीन करंट को हम एवरेज करंट कहते हैं, इसको ऐसे भी लिखते हैं हम एवरेज के लिए। तो तीनों चीजें एक ही हैं। इसका फॉर्मूला होता है 2/2 I0 अपॉन पाई।
और इसकी जो कैलकुलेशन करके ये आती है वैल्यू 0.637 आई नॉट कैलकुलेशन करके। दूसरा जो होता है इसके अंदर IRMS निकालते हैं, रूट मीन स्क्वायर करंट, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ AC। ये इसे इसका जो इसकी वैल्यू जो आती है आई नॉट अपॉन √2 करते हैं, तो इसकी कैलकुलेट करके ये आ जाता है 0.707 आई नॉट। ये हो जाता है आपका आई एवरेज। आई एवरेज को मीन भी कहते हैं, मीन को हम ऐसे भी दिखाते हैं 2 आई नॉट अपॉन पाई। ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, IRMS आई नॉट अपॉन √2, आई नॉट अपॉन √2। इसकी वैल्यू ये आती है निकल कर, इसकी वैल्यू ये आ जाती है निकल कर। इसके अलावा अगर मान लीजिए आपको पावर निकालनी है, पावर इन एन एसी सर्किट, तो पावर का फॉर्मूला होता है आपका आई नॉट पी, आप जानते हैं VIP का बताया था, cos फाई लगा देते हैं। और अगर मान लीजिए आपको एवरेज पावर निकालनी है तो उसका आ जाता है V0 आई नॉट अपॉन 2 कर देते हैं cos फाई। ये एवरेज पावर का फॉर्मूला हो जाता है, ये एक नया फॉर्मूला। अगर मान लीजिए आपके पास सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटर है, क्या है कैपेसिटर, एक सर्किट है जिसमें कैपेसिटर है, तो इसकी वजह से जो रेजिस्टेंस आता है उसको हम XC से डिनोट करते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस उसको हम ऐसे शो करते हैं, XC इक्वल टू ओमेगा C। ओमेगा क्या है आपका एंगुलर फ्रिक्वेंसी, तो इसको खोल के ऐसे लिख लेते हैं। ओमेगा की वैल्यू क्या होती है 2 पाई म्यू, और ये C जो है आपका, ये C लिख दिया आपने, तो ये हो जाता है आपका कैपेसिटिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला, अगर आपका सिर्फ और सिर्फ क्या है कैपेसिटर। और अगर मान लीजिए सिर्फ इंडक्टर लगा हुआ है, ये इंडक्टर लगा रखा है आपने बस, ये C हो गया, ये L हो गया, तो इसमें जो रेजिस्टेंस ऑफर्ड होता है, रेजिस्टेंस जो, तो उसको हम XL से दिखाते हैं, इसको ओमेगा L हो जाता है, और ओमेगा फिर वही 2 पाई म्यू L। तो ये फॉर्मूला आ गया आप एक सामने। इम्पीडेंस पढ़ेंगे, इम्पीडेंस क्या होता है। इम्पीडेंस का मतलब होता है टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस। जैसे मान लीजिए आपने L C R तीनों ले रखे हैं, ठीक है, तो जो इम्पीडेंस की वैल्यू आती है Z से डिनोट करते हैं। क्या होता है इसके अंदर तीनों का इफेक्टिव रेजिस्टेंस लिखते हैं, R² यानी कि रेजिस्टेंस, XL मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस, प्लस वो माइनस XC यानी कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस का होल स्क्वायर। ये होता है आपका इम्पीडेंस, Z से डिनोट करते हैं इसको, ठीक है। यहां पर एक फॉर्मूला आता है आपका tan फाई, ये एंगल बाय विच अल्टरनेटिंग वोल्टेज लीड्स द अल्टरनेटिंग करंट। ये कौन सा एंगल है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज लीड अल्टरनेटिंग करंट, ये वो एंगल है आपका। तो ये आता है XL माइनस XC बाय R। ये फॉर्मूला भी याद रखना है आपको। ये कौन सा एंगल है लिख देता हूं मैं आपको, ये वो एंगल है, एंगल बाय विच अल्टरनेटिंग वोल्टेज लीड मतलब आगे बढ़ रहा है, अल्टरनेटिंग करंट इन LCR सर्किट। इसमें एक इंपॉर्टेंट कंडीशन आती है जिसे हम कहते हैं रेजोनेंस। क्या कहते हैं, रेजोनेंस। रेजोनेंस वो कंडीशन है जिसमें XL इक्वल हो जाता है XC के। तो जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो ये कट जाएगा, तो बचेगा क्या, सिर्फ देखो माइनस है ना, कट जाएगा, तो बचेगा सिर्फ ये, तो R² से ये रूट कट जाएगा, Z की वैल्यू आ जाएगी आपकी R। इस कंडीशन को हम कहते हैं रेजोनेंस कंडीशन। और इसके अंदर जो फ्रीक्वेंसी आती है उसे हम कहते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई √LC। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, 1/2 पाई √LC। इसके बाद एक चीज़ बचती है इस चैप्टर के अंदर जिसे हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर एक डिवाइस है जो यूज करते हैं हम अल्टरनेटिंग वोल्टेज को चेंज करने के लिए। ये एक डिवाइस है जो क्या करता है, चेंज करता है अल्टरनेटिंग वोल्टेज को चेंज करता है ट्रांसफॉर्मर, याद रहेगा। तो इसका फॉर्मूला ये होता है आपका VS यानी कि पोटेंशियल सेकेंडरी वाले कॉइल में, अपॉन में VP पोटेंशियल प्राइमरी वाले कॉइल में, इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न ऑफ सेकेंडरी कॉइल, नंबर ऑफ टर्न ऑफ प्राइमरी कॉइल, इज इक्वल टू प्राइमरी का करंट अपॉन में सेकेंडरी का करंट। ये तीनों की तीनों चीजें इक्वल रहती हैं, और इसका जो रेशो आता है इसको हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मर रेशो।
अगर आपको एफिशिएंसी निकालनी है, मान लीजिए ट्रांसफॉर्मर की एफिशिएंसी कितनी है, तो इसका फॉर्मूला होता है आउटपुट पावर अपॉन में इनपुट पावर, अपॉन में इनपुट पावर। ये हो जाता है आपका एफिशिएंसी का फॉर्मूला। फ्रीक्वेंसी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें ट्रांसफॉर्मर का ये फॉर्मूला याद कर लेना। देखो वीएस एनएस ये दोनों तो सेकेंडरी के लिए, बस करंट जो होता है वो प्राइमरी के लिए, यानी कि ये दोनों ना इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो ये आपका रेशियो आ जाता है। अब हम जितने भी चैप्टर है ना, फर्स्ट से लेकर 7 चैप्टर तक, उसकी जो इम्पोर्टेंट जो यूनिट्स हैं, उसकी डायमेंशंस, वो जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फ्रीक्वेंसी के बारे में, ठीक है। फ्रीक्वेंसी को हम कैसे लिखते हैं, 1 अपॉन टाइम पीरियड, 1 अपॉन टाइम पीरियड। तो इसकी जो यूनिट आती है वो आती है आपकी पर सेकंड। ये यूनिट, मैं इधर यूनिट लिखूंगा और इधर इसकी डायमेंशन लिख दूंगा। ये यूनिट हो गई और ये डायमेंशन हो गई इसकी। तो इसकी यूनिट तो लिख दिया आपकी पर सेकंड, इसकी डायमेंशन क्या होगी, देखो यहाँ पर ना तो m है, m0 लिखेंगे, l भी नहीं है, सिर्फ t है। t जो है पर सेकंड में है, तो t-1 आ जाएगी इसकी डायमेंशन, t-1। इसके बाद आता है आपका फोर्स, ठीक है। फोर्स की जो फॉर्मूला होता है वो होता है मास इंटू एक्सिलरेशन, मास इंटू एक्सिलरेशन। तो इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला, पहले तो इसके यूनिट बता दें आप। यूनिट क्या होती है इसकी, न्यूटन, यूनिट होती है न्यूटन। और इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है फोर्स का, mL-T-2। ये इससे निकल जाएगा डायरेक्ट। मास के लिए कर दो, और एक्सिलरेशन के लिए क्या होता है, LT-2, LT-2। इसके बाद है आपका थर्ड वर्क, ठीक है। वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स इंटू डिस्टेंस। फोर्स को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो, आपका वर्क आ जाएगा, फोर्स इंटू डिस्टेंस। किसी पर आप फोर्स लगा रहे हैं और अगर वहां पर डिस्टेंस उसने कवर कर लिया है तो आपका वर्क निकल कर आता है। तो इसकी जो यूनिट होती है वो होती है जूल, क्या होती है, जूल। और इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो होता है mL² T-2। अब देखो, अगर आपको फोर्स का याद है mL-T-2, तो बस इसके अंदर क्या है, डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देना, यानी कि L से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। अगर इसमें L से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, आपका वर्क बन जाएगा, ठीक है। और जो वर्क होता है वही आपका एनर्जी का भी सेम चीज है, ठीक है। वर्क हो या एनर्जी सेम चीज है। इसकी भी यूनिट क्या होगी आपकी, जूल होगी, और सेम डायमेंशनल फॉर्मूला होगा mL² T-2। ये एनर्जी का आ गया। अब इसके बाद आता है आपका पावर। पावर क्या करते हैं हम, पावर के लिए क्या करते हैं, वर्क अपॉन में टाइम, वर्क अपॉन टाइम। तो इसकी यूनिट क्या होगी, जूल पर सेकंड, क्या होगी, जूल पर सेकंड। और इसका देखो कैसे निकालेंगे, वर्क का क्या था, mL² T-2, नीचे टाइम। ये जब टाइम जो है प्लस का माइनस जाएगा तो ये हो जाएगा आपका mL² T-3 हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका। इसकी ये वो यूनिट जो है ना आपकी पावर की, एक वॉट भी होती है, इसको भी याद रखना है। ऐसा यूनिट क्या है इसकी, वॉट, याद रखिएगा इसको। इसके बाद आता है आपका टॉर्क। टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो जो चीज़ यहाँ पढ़ी थी आपने वर्क, वही है आपका टॉर्क का भी फॉर्मूला, यही आ जाएगा आपका। तो इसकी जो पहले यूनिट की बात कर लेते हैं, न्यूटन मीटर। देखो फोर्स की न्यूटन, डिस्टेंस की मीटर। तो इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा आपका टॉर्क का, वो यही आएगा mL² T-2। इसके बाद हम बात करेंगे एंगुलर फ्रीक्वेंसी की। एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इसको डिनोट करते हैं हम ओमेगा से, एंगुलर फ्रीक्वेंसी को। इसका आ जाता है 2πμ। और इसका वही फ्रीक्वेंसी की हमने सबसे पहले हमने देखा था क्या होता था, 1/t। तो 2π तो यहाँ पर कांस्टेंट है, सिर्फ फ्रीक्वेंसी की यूनिट रहती है पर सेकंड, ठीक है। तो इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला वही आ जाएगा आपका m0L0 T-1, ठीक है।
और इसको हम ये क्योंकि ये एंगुलर है तो यहाँ पर रेडियन लगा देते हैं, रेडियन पर सेकंड हो जाता है ये पूरा। इसके बाद हम चार्ज की बात करते हैं। चार्ज को हम क्यू से दिखाते हैं। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा I = Q/T, यानी कि करंट फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। तो चार्ज क्या हो जाएगा यहाँ से, तो करंट का फॉर्मूला, चार्ज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा IT, यानी कि करंट इंटू टाइम, करंट इंटू टाइम। तो ये आ जाएगा आपका, इसका जो इसकी जो यूनिट होती है वो होती है कूलम। चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम होती है। और इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला है ये है आपका M0L0 TA। T आ गया आपका टाइम और A क्या है यहाँ पर, एरिया। इसके बाद है आपका करंट डेंसिटी। कौन सा है, करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी को कैसे लिखते हैं हम, करंट यानी कि I/A, है ना, I/A करंट डेंसिटी आ जाता है, जिसको हम J से दिखाते हैं। तो इसकी जो यूनिट होगी वो क्या होगी, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या निकलेगा, M0L-2 T0 और एम्पियर ये। इसके बाद आता है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और इसी को हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी कहते हैं, EMF, और इसी को ही वोल्टेज, यानी कि तीनों चीजें एक हैं। यहाँ पर क्लियर कर लीजिएगा ये क्या होता है इसका फॉर्मूला, वर्क अपॉन चार्ज, वर्क अपॉन चार्ज। तो पहले ऊपर लिखेंगे वर्क और नीचे लिखेंगे चार्ज। इसकी जो यूनिट होती है वो होती है वोल्ट। पोटेंशियल की क्या यूनिट होती है, वोल्ट होती है। और इसका जो फॉर्मूला निकल कर आता है, डायमेंशनल फॉर्मूला M2 T-3 A-1। फिर इसके बाद है आपका रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, देखो V/I, क्योंकि हमने पढ़ा था V = IR पढ़ा था, तो V/I हो जाएगा। इसकी जो यूनिट होती है वो होती है ओम। और इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है ML2 T-3 A-2। यहां से भी निकल जाएगा, अगर आपको दोनों का याद है तो यहां से निकल। इसके बाद है आपका कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस को हम C से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला हो जाता है आपका चार्ज अपॉन पोटेंशियल, क्योंकि Q = CV पढ़ा था, ये याद रख लो बस, Q = CV बस, और कुछ याद मत रखो। तो इसकी जो यूनिट होती है वो फराड होती है, फराड। और इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला होता है आपका M-1L-2 T4A2। ये इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाता है कैपेसिटेंस का। फिर आपके पास आता है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, फोर्स अपॉन चार्ज। इसका जो यूनिट है न्यूटन पर कूलम, क्योंकि न्यूटन इसका, कूलम इसका, न्यूटन पर कूलम आ जाएगा। और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाता है आपका MLT-3 A-1। फिर इसके बाद है आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में क्या करते हैं आप, ये क्या होता है इसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर एरिया से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर एरिया से मल्टीप्लाई करते हैं, इसकी जो यूनिट होती है वो आती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। न्यूटन, क्योंकि देखो इसकी क्या थी, न्यूटन पर कूलम थी, न्यूटन पर कूलम, बस एरिया से मल्टीप्लाई कर दी तो एरिया के लिए क्या आएगा, मीटर स्क्वायर आ जाएगा। इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला ये होता है आपका ML³ T-3 A-1। बस अगर ये याद है तो इससे ये कर लेंगे आप, मीटर स्क्वायर कर देंगे, नहीं L, यहाँ L1 था, यहाँ L3 हो जाएगा। फिर इसके बाद है आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट में क्या करते हैं, चार्ज, आइदर चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी कि लेंथ, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा आपका डाइपोल मूवमेंट का, कूलम, चार्ज का कूलम हो गया, लेंथ के लिए मीटर, कूलम मीटर। इसकी जो यूनिट होती है डायमेंशनल फॉर्मूला M0LTA, LTA, ये हो जाता है आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का फॉर्मूला। इसके बाद है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या फिर इलेक्ट्रिसिटी। और फिर उसके बाद है ये मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड कहो
या फिर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का हो, या फिर मैग्नेटिक इंडक्शन का हो, सबका फॉर्मूला सेम है, सारी चीज़ें एक ही हैं। मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है इसका? पोटेंशियल अपॉन डिस्टेंस, पोटेंशियल अपॉन डिस्टेंस, और इसका जो यूनिट बनती है आपकी वो पोटेंशियल की क्या होती है? वोल्ट, डिस्टेंस की मीटर, तो वोल्ट पर मीटर। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा आपका ML3T-3A-1, ये हो जाएगा इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। ये जो फॉर्मूला है ये है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का फॉर्मूला है। ये जो लिखा है ऊपर यहाँ पर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का फॉर्मूला है। अब मैग्नेटिक फील्ड के लिए यहाँ पर देख लीजिए, मैग्नेटिक फील्ड के लिए करते हैं आप फोर्स अपॉन में करंट इनटू लेंथ, ये होता है मैग्नेटिक फील्ड के लिए। तो इसकी जो यूनिट होती है वो टेस्ला होती है मैग्नेटिक फील्ड के लिए, टेस्ला याद रखना है। इसका फॉर्मूला तो ये होता है फोर्स अपॉन करंट इनटू लेंथ, और इसकी जो यूनिट होती है टेस्ला, और इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो ये होता है ML0T-2A-1, ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर आप, ये मैग्नेटिक फील्ड का हो गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का हो गया। इसके बाद आता है आपका मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या होता है आपका? मैग्नेटिक फील्ड को अगर एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स आ जाता है। इसकी यूनिट जो होती है वो होती है वेबर, और इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है ML2T-2A-1, ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक फ्लक्स का। इसके बाद है आपका इंडक्टेंस, जिसको L से डिनोट करते हैं, इंडक्टेंस। ये आपका L वाला जो इंडक्टेंस पढ़ा था आपने, ये क्या होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स अपॉन में करंट, मैग्नेटिक फ्लक्स अपॉन करंट। इसकी जो यूनिट आती है हेनरी आती है, हेनरी, ऐसा यूनिट जो है इसकी हेनरी है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? ML2T-2A-2। यहाँ पर A-1 था, यहाँ पर A-2 हो गया, क्योंकि करंट एक डिवाइड हो रहा है, करंट जब ऊपर पहुँचेगा तो माइनस में चला जाएगा। ये इंडक्टेंस का हो गया। इसके बाद है आपका मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट। मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट क्या होता है? IA, M=IA। अगर नंबर ऑफ टर्न है तो NIA हो जाता है ना। तो इसकी यूनिट क्या होगी? एम्पियर, और एरिया के लिए क्या करेंगे? मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर। इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला आता है आपका M0L2T0A, ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक तो है आपका एप्सिलॉन नॉट होता है, जिसको हम कहते हैं परमिटिविटी, परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसका फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट का चार्ज का स्क्वायर अपॉन में 4 इंटू में इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स, है ना, और डिस्टेंस का स्क्वायर। ये आपने कूलम्स लॉ से देखा भी होगा, परमिटिविटी आता है उस फॉर्मूले में के 1/4 एप्सिलॉन नॉट। तो इसकी जो यूनिट आती है क्यू का क्या हो जाएगा आपका? क्यू C² हो जाएगा, यानी कि कूलम स्क्वायर, और फोर्स के लिए पर न्यूटन, और डिस्टेंस के लिए पर मीटर स्क्वायर। ये इसका आपका यूनिट हो गई मतलब इसकी। और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है M-1L3T4 और A2, ये होता है इसका आपका डायमेंशनल फॉर्मूला। अब इसके बाद एक चीज और होती है म्यू नॉट, इसे हम कहते हैं परमियाबिलिटी, परमियाबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। इसका जो फॉर्मूला होता है ये आता है आपका 2 इंटू फोर्स इंटू डिस्टेंस अपॉन में करंट का स्क्वायर इंटू लेंथ। तो इसकी जो यूनिट बनती है टेस्ला मीटर पर एम्पियर, और इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला है आपका वो ये है ML T-2A-2, ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया।